जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आदिकाल संबंधित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट ये है। हमने अभी तक 250 क्वेश्चन आदिकाल से संबंधित कर लिए हैं। इन प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी हिंदी साइंस से संबंधित कर रहे हैं उनमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लेवल के जितने भी क्वेश्चन PYQ आदिकाल से संबंधित हैं वो सबका एक तरीके से आप कह सकते हैं संग्रह है, तो आपको अनडाउटली बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। यहाँ देखिए हम 251 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि कोले माला कथा के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि, दामोदर शर्मा, ज्योतिरेश्वर, उद्योतन सूरी। तो कोले माला कथा किसने लिखा? ये नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, आदिकाल में आपको नाम याद रखना डिफ़िकल्ट होता है, तो बार बार अगर आप सुनते हैं तो चीज़ें आपको कंठस्थ होती हैं। अब जैसे कोले माला कथा किसने लिखा है, तो कोले माला पहली बात तो एक गद्य रचना है, विधा में भी ये पद्यांश में नहीं है, गद्य है। दूसरा, इसको उद्योतन सूरी ने लिखा है और 9वीं सदी में लिखा गया है और आदिकालीन राजस्थानी। तो कोले माला गद्य में, उद्योतन सूरी 9वीं सदी, आदिकालीन राजस्थानी। और ये जो राउल बेल है, चंपू काव्य है गद्य पद्य मिश्रित, जो कि रोड़ा कवि, और ये 10वीं सदी में राउल बेल का जो है राउल बेल रोड़ा कवि द्वारा लिखा गया है और ये पूर्वी हिंदी अवधि में है। इसके अलावा उक्ति व्यक्ति व्याकरण या उक्ति व्यक्ति प्रकरण कहते हैं, ये एक व्याकरण ग्रंथ है, दामोदर शर्मा ने 12वीं सदी में लिखा था। वर्ण रत्नाकर शब्दकोश ग्रंथ है, जो कि ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने 14वीं सदी में लिखा है मैथिल में। अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? संदेश रासक, कई बार आ चुका है ये प्रश्न। अब्दुल रहमान जो है प्राकृत पेंगलम, संदेश रासक प्राकृत पेंगलम। अब्दुल रहमान का हो गया संदेश रासक 13वीं सदी में, यानी अब्दुल रहमान जो है, जो कि हम धर्म इतर ग्रंथ कहते हैं, तो अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा और ये 13वीं सदी में है। और प्राकृत पेंगलम सुमति याकोबी के अनुसार, लक्ष्मीधर हजारी प्रसाद के अनुसार 14वीं सदी पूर्वार्ध में। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार 12वीं सदी। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग 1304 में। 8वीं शताब्दी के कवि कौन से नहीं है? तो 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं है? हेमचंद्र नहीं है। हेमचंद्र 11वीं शताब्दी के कवि हैं। अन्य कवियों का समय क्या है? सरपा दोहा कोश, हेमचंद शब्दानुशासन, सबरपा चर्यापद, स्वयंभू पौमचर्यो। सरपा दोहा कोश 8वीं सदी, हेमचंद शब्दानुशासन 11वीं, सबरपा चर्यापद 8वीं, स्वयंभू पौमचर्यो 8वीं सदी। पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? पुष्पदंत ने वैसे तो 3 रचनाएं रची हैं, लेकिन प्रबंध रचना उनकी कौन सी? हृदय कुमार चरियू। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं: रिठेड़मी चरियू या अरिष्ट नेमी। देखिए चरियू करके कई जगह पे आ रहा है, लेकिन इनका जो है हृदय कुमार चरियू जो है ये इनकी प्रबंध रचना पुष्पदंत की है, हृदय कुमार चरियू। बाकी रिठेड़मी चरियू या अरिष्ट नेम चरित ये स्वयंभू की है। पौम चरियू देखिए ये इतना है, रिठेड़मी चरियू या अरिष्ट नेमी, रिठेड़मी चरियू या अरिष्ट नेमी चरित, पौमचरियु या पद्मचरित स्वयंभू। भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी ये है धनपाल का, और ये सभी हैं प्रबंध काव्य। मैथिली हिंदी में रचित हिंदी गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? मैथिली भाषा की हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर, इसके लेखक ज्योतिरेश्वर ठाकुर हैं। यह शब्दकोश ग्रंथ है और इसका रचनाकाल 14वीं सदी का पूर्वार्ध है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बैठाना है, तो आपको समय बताना है कि दोहा कोश कब रचा गया है। तो दोहा कोश 8वीं सदी सरपा, श्रावकाचार 933, जैन आचार्य देवसेन, संदेश रासक 12 से 13वीं अब्दुल रहमान, कीर्तिलता 1323 विद्यापति। दोहा कोश का संपादन प्रबोधचंद बागची ने किया। इसके बाद फिर से रचनाओं को आपको मिलाना है। कुमारपाल प्रतिरोध, देखिए कुमारपाल प्रतिरोध 12वीं सदी यानी 1184 के आसपास सोमप्रभ सूरी द्वारा। प्रबंध चिंतामणि 14वीं सदी 1304 मेरुतंग। कुमारपाल चरित हेमचंद। हमीर रासो 1357 विक्रमी संवत सारंगधर। परमाल रासो 1230 जगनेक। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे सुमेलित कैसे कि दयाल दास रठौड़ ख्यात, गोरखनाथ वैराट पुराण, पुष्पदंत उत्तर पुराण, जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास, सारंगधर पद्धति। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था,
हिंदी साहित्य के आदिकालीन सिद्ध साधक योगियों की काव्य रचनाओं में उल्लेखित शून्य का पूरक तत्व तो ज्ञान था, यानी जहाँ पे शून्य आए वो उसका मतलब होता है ज्ञान। वज्रयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो भी व्याकरण ग्रंथ, जो कि पंडित दामोदर शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ है। कालक्रम के अनुसार संगति क्रम क्या होगा? कुलयमाला, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। और इनमें हमें मिलाना है तो समय ही है कुलय उद्योतन सूरी 9वीं, राउल बेल रोड़ा 11वीं, उक्ति व्यक्ति 12वीं और कीर्तिलता 14वीं सदी। कालक्रम की दृष्टि इनमें सबसे पुराने कवि कौन से हैं? अब यहाँ पे देखिए समय देख के ही पता चलेगा कि कौन है। तो विद्यापति हम देखते हैं 1350 से 1450, 1350 से 1450। सूरदास 1478 से 1583, तुलसीदास 1532 से 1623, बिहारी 1595 से 1663। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? कंडपा, भर्तरी नाथ, चुड़कर नाथ, जलप्रंदी, ये सभी हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ। शिव के उपासक नाथ योगियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देखिए वहाँ तो 84 सिद्ध है, लेकिन 9 नाथ हैं। 9 नाथ में है गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ, चौरंगी नाथ, गोपीचंद। तो कुछ जगह तो नाथ लगा हुआ है जो कि याद हो जाएगा सरलता से। गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ, चौरंगी नाथ, ये 4 लोगों का तो ऐसे ही याद हो रहा है। इसके बाद है गोपीचंद, भरथरी, चुड़कर नाथ, देखिए यहाँ चुड़कर नाथ है, ठीक है, तथा जलंधरी पाव। तो हमको गोपीचंद्र, भरथरी, जलंधरी पाव। आदि ने नाथ साहित्य का विकास किया। कंडपा आदिकालीन सिद्ध कवि, सिद्धों की संख्या 84 है, नाथों की 9 है। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़द्वाल है। प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हुआ और इसमें गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका वर्णन भी किया गया है। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा जाता है? तो शिव सिंह सरोज। छप्पे का राजा शिव सिंह कृत शिव सिंह सरोज में कहा गया है। वीर रस के साथ साथ चंद्रवरदाई नक्शी के वर्णन के बारे में भी कहते हैं छप्पयों का राजा। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि नहीं काव्य की दृष्टि से होना चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो किसने ये आरोप लगाया कि जो पुराने रचनाएं हैं यो बिल्कुल ही, अगर आप देखेंगे तो इतिहास भी एकदम ही नहीं है। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि नहीं काव्य की दृष्टि से होना चाहिए। पुरानी कथा काव्य ज़्यादा है, इतिहास कम है। राहुल सांकृत्यायन का इतिहास ग्रंथ है हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा 1944। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका तथा विश्वनाथ का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का 30 2 भाग है। तो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था क्योंकि उनको लगा था उसमें इतिहास के तत्व नहीं है। निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सिद्ध साहित्य के बारे में, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के पहले कवि सरपा है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पत्र दोहा में हुई। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो इसमें सहज झुकाव सहज साधना की तरफ है और सिद्ध साहित्य जो है इसका प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ तो नहीं। सिद्ध साहित्य के संबंध में बताएं कि सहजयानियों की भाषा तो संधा भाषा है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन मागधी औहठ में हुआ है। तो देखिए एग्जैक्ट 2 चीज़ें हैं इसमें कि सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल में पहली बात तो नहीं हुआ है। अगर पिंगल में नहीं हुआ तो संध्या में हुआ है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन मागधी औहठ, संध्या भाषा मागधी औहठ में हुआ है और 7वीं सदी ईस्वी के सिद्ध कवि सरापात को हिंदी के पहले कवि और उनकी प्रसिद्ध रचना दोहा कोश और ये सिद्ध कवियों ने सहज साधना गुरु सेवा का गान किया। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्ध कवियों का उल्लेख किया है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे देखिए यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कौल ज्ञान के निर्णय के रचनाकार कौन है? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया है। तो किसने किया है? मत्स्येंद्र नाथ कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। मत्स्येंद्र नाथ कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया है। भारतेश्वर बाहुबली दास जैन कवि सालभद्र सूरी द्वारा रचित यह हिंदी काव्य रचना आदिकालीन अपभ्रंश
प्रभावित रचना। इस ग्रंथ में भारतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में सालिभद्र शूरी को हिंदी का पहला कवि, उनकी कृति भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का पहला रचना माना गया। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है, यानी रासो साहित्य जो है उसको रासो साहित्य को आप चारण साहित्य भी कह सकते हैं। तो चारण का दूसरा नाम रासो। और वीर रस प्रधान रासो साहित्य की रचना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना, यही सब है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा था? तो सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया था। बाकी अलग अलग लोगों के द्वारा, राम कुमार के द्वारा जो है संधिकाल एवं चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण कहा था। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, सिख साहित्य नहीं है, बाकी तो सब है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन है? ये देखिए क्वेश्चन, आदिकाल में आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है? वीर गाथात्मक प्रवृत्तियाँ। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसका प्रमुख रस तो वीर रस है। कभी इस पे ध्यान गया कि वीर रस है कि कौन सा रस है? वीरता की प्रशस्तियों का गायन ज़्यादा हुआ था। और आदिकालीन रासो काव्य ग्रंथ की वीर रसात्मक रचना प्रवृत्तियों के आधार पर शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा भी दी थी। इसके अलावा आप देखिए वीर रस के अलावा श्रृंगार है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि हम कहते हैं स्वयंभू को। वाल्मीकि अपभ्रंश का वाल्मीकि। जैन कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 8वीं सदी के आदिकालीन कवि स्वयंभू पौम चरियो, रिठेड़मी चरियो, अरिष्टनेम चरित, हरिवंश पुराण तथा स्वयंभू छंद लिखा है। पौम चरियो में राम की कथा है जो पयुम चरियो है, तथा अरिष्टनेमी चरित हरिवंश पुराण में कृष्ण की है। और अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू ने अपनी रामायण पौम चरियो में केवल 5 कांड रखे, उनका नाम वाल्मीकि रामायण से मिलता जुलता है। इन्होंने बालकांड का नाम वहाँ पे कौन सा कांड रखा है? तो इन्होंने 5 कांडों में जो विभक्त किया है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं बालकांड, तो इन्होंने बालकांड का नाम विद्याधर कांड रखा। बाल यानी देखिए बचपन में विद्या की बात होती तो बालकांड विद्याधर। अरण्य योम किष्किंधा कांड को नहीं रखा है। 10वीं सदी के अन्य जैन कवि पुष्पदंत को अपभ्रंश का, उनको वाल्मीकि कहते हैं स्वयंभू को, तो अपभ्रंश का भवभूति जैन कवि पुष्पदंत को कहते हैं। एक अन्य धनपाल हैं, उन्होंने धनपाल ने भविष्यत कहा नामक प्रसिद्ध कृति की रचना की है। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? तो काव्यगत प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले लेखक शुक्ल थे। उन्होंने वीर रस की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए वीरगाथा काल कहा, जबकि सांकृत्यायन इसे सिद्ध सामन राम कुमार वर्मा ने चारण कहा। राजासित कवि फूटकर दोहों को त्याग कर पराक्रमपूर्ण चरित्र या गाथाओं का वर्णन करने लगे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से कहा जाने लगा, किंतु हजारी प्रसाद ने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा पृथ्वीराज के। चंद्रबरदाई ने अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उपलब्धियों के बारे में अच्छे से वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो नामक काव्य ग्रंथ में शौर्य, वीरता, पराक्रम और जयचंद को देशद्रोही के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है, जबकि जगनिक ने आल्हा खंड परमाल रासो नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि चंद्रबरदाई के हैं। शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि तथा इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो का पहला महाकाव्य वीर तथा श्रृंगार रस का पुट इसमें देखने को मिलता है। और पृथ्वीराज रासो में एक खासियत ये भी है कि पृथ्वीराज के कितने विवाहों का वर्णन किया गया है? तो 14 विवाह का वर्णन किया गया है। महोबा के राजा परमर्दिदेव के आश्रित कवि, और दूसरे हैं कि महोबा के राजा परमर्दिदेव के आश्रित कवि हैं जगनिक। उन्होंने परमाल रासो या आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। मुल्ला दाऊद ने चंदायन। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि कौन मानता है? तो स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि जो है रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना है। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में सालभद्र शूरी को माना है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। देखिए महामुद्रा का क्या मतलब है? सिद्धों में जो प्रचलित एक महामुद्रा शब्द है, क्योंकि ये अपने रास्ते से भटक भी गए थे, तो सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का मतलब है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री का संसर्ग। सिद्धि के लिए नहीं स्त्री का त्याग, बल्कि स्त्री का संसर्ग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उस साधन पद्धति को महामुद्रा कहते हैं। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा ने अपने ग्रंथ दोहा को उसमें सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं के बारे में बताया कि सिद्धि अगर प्राप्त करनी तो 4 मुद्रा।
उन 4 मुद्राओं में बोला है कि कर्म मुद्रा, कर्म तो होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, महामुद्रा भी होना चाहिए। आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्वक जो लड़ाइयाँ हैं वो किस में हमें देखने को मिलती है, तो परमाल रासो। परमाल रासो में आल्हा उदल 1230 ईस्वी में आल्हा खंड, इसकी रचना जगनिक ने। इसमें आल्हा उदल नामक 2 वीर भाइयों का वीरता पूर्वक वर्णन किया गया है, वीर गीत काव्य है। आल्हा खंड को सबसे पहले 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश जो चार्ल्स इलियट है उन्होंने प्रकाशित कराया था। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में गाया जाता है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है, तो प्रणेता गोरखनाथ है। मच्छिंद्र नाथ उसके आरंभकर्ता जरूर है, और यहाँ पे नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ थे। मच्छिंद्र नाथ का नाम मसीन नाथ है। गुरु गोरखनाथ की ये नाथ साहित्य के आरंभकर्ता है, जो कि मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे। गुरु आदिनाथ को नाथ साहित्य में स्वयं शिव माना गया है। निम्नलिखित पंक्तियों में से ये पंक्तियाँ किसकी है? खने खन नयन खोन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई। ये उक्त कवियाँ विद्यापति की, विद्यापति आदिकालीन कवि है और उन्होंने कई रचनाओं का जिक्र किया है। अभ्रंश का भवभूति, तो अभी देखा था अभ्रंश का भवभूति किसको कहते हैं? पुष्पदंत को अभ्रंश का भवभूति कहते हैं। अभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं सदी में पैदा हुए थे। शैव थे किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन बन गए, मतलब कि जैन को धर्म का आधार बनाया, और अपने को अभिमान मेरु भी कहते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है? तो राउलवेल है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? सिद्ध सामंत, गद्यकाल, चारण काल। तो यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट दी गई है। चारण, प्रारंभिक, बीज वपन, वीरगाथा, सिद्ध सामंत, वीरकाल। वीरकाल विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने कहा था। आदिकाल हजारी, आधार काल इसको सुमन राजे ने कहा था। बाकी प्रारंभिक मिश्र बंधु, चारण, बीज वपन, है ना, तो ये क्रम से दिया गया है। इनमें से कौन सा कभी आदिकाल का नहीं है? नाभादास आदिकाल के कवि नहीं है। नाभादास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा राम भक्ति शाखा के कवि हैं। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन कवि हैं, यानी जब तुलसीदास जी थे तो उन्हीं के समकालीन नाभादास भी हैं। चंद बरदाई, जगनी, दलपति विजय, ये सभी है। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो इनमें से कौन सी रचना? विद्यापति पदावली। सुर सागर भक्ति काल का है। सूरदास, बीजक भक्ति काल, कबीरदास, भ्रमर गीत। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आदिकाल में आपको कौन सी भाषा देखने को मिलती थी? तो डिंगल पिंगल भाषा आदिकाल की है। ब्रज भक्ति काल, अमृति काल की, अवधि भक्ति काल की है। खड़ी बोली आधुनिक। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि स्वयंभू को हिंदी का पहला महाकवि माना है। स्वयंभू 8वीं सदी 783 के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी पहला कवि माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहते हैं। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो वो पद्धरी। अब देखिए यहाँ पे समझना है ये कि अपभ्रंश जो काव्य रचा जाता है उस काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो सुप्रसिद्ध अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पद्धरी है। कौन सा है? पद्धरी। पद्धरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद होता है, पहली चीज। तो अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद हो गया। फिर ये 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंद भी कहते हैं। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक तथा किसको बोला है? चतुर्मुख को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि भी कहा है। राजमती से रूटकर विशलदेव कहाँ जाते हैं? तो उड़ीसा चले जाते हैं। ये ग्रंथ 4 खंडों में बटा हुआ है और उड़ीसा चले जाते हैं। एक वर्ष इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? यानी अग्नि परीक्षा हुई, इसके बाद वो जैन धर्म में दीक्षित हो गई सीता। ये पवनचरियों में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद जो सीता थी वो जैन धर्म में दीक्षित हो गई। पवनचरियों के रचनाकार हैं स्वयंभू। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड के ग्रियर्सन ने क्या कहा है? चारण काल का है। 700 से 1400 के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं है। अपभ्रंश भाषा की कवि हैं, इनके द्वारा रचित हमीर रासो है, जबकि विरूपा, कंडपा, कुकुरिपा ये सभी हैं। आला और उदल के चरित्र को वीर गाथात्मक काव्य के रूप में जो है वो किसने किया था? तो परमाल रासो जगनिक ने लिखा था और उन्होंने ही किया था। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? पंच पांडव चरित रास के रचयिता है शालिभद्र सूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंच पांडव
चरितरास सालिभद्र सूरी 1350 में हिंदी का पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ। तो हिंदी का पहला ऐतिहासिक देखिए पंच पांडव, तो हिंदी का पहला ऐतिहासिक अगर देखें रास ग्रंथ में भी ऐतिहासिक तो पंच पांडव चरित जो कि 1350 में। गणपति चंद ने सालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है भरतेश्वर, बाहुबली रास। भविष्यत कहा, अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि हैं धनपाल, उन्होंने 10वीं सदी में भविष्यत कहा, जबकि राम सिंह ने पाउड़ दोहा, देवसेन ने श्रावकाचार, पुष्पदत्त ने महापुराण। मुकरी लिखने का सबसे पहले प्रयास किस कवि ने किया? मुकरी तो अमीर खुसरो द्वारा सबसे पहले प्रयास किया गया, अमीर खुसरो ने किया था। खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता थी। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है खालिक बारी, बहेलिया, दो सूखने, गजल। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण यहाँ पे दिया गया आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और कितने से कितने तक। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के तहत रखा? 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के तहत रखा। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आदिकाल में जन जीवन से हटकर राजों की वीरता वगैरह के बारे में अतिशयोक्ति वर्णन था। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियाँ का क्या उद्देश्य है? अमीर खुसरो की पहेली तथा मुकरियाँ का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना था। वीरगाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो वीरगाथा कालीन रासो काव्य में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है, जबकि वीरगाथा कालीन रासो काव्य में आश्रयदाता के अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल में लिखे गए हैं, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा को मिला के। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य के रूप में हम किसे जानते हैं? तो पृथ्वीराज रासो को जानते हैं। वीरगाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध का पृथ्वीराज रासो है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य माना है, रचयिता चंद बरदाई हैं। और जायसी का पद्मावत, तुलसीदास का रामचरितमानस महाकाव्य भक्ति काल के प्रमुख काव्य ग्रंथ है। यदि जयशंकर प्रसाद का कामायनी छायावादी है। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? तो विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचित है। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो यहाँ पे देखिए महापुराण रचना स्वयंभू कवि की नहीं है, महापुराण। ये रचना जैन कवि पुष्पदंत की है, जबकि पौमचरियु रिठेड़मी चरियु स्वयंभू चंद नामक रचना इनकी स्वयं की है। स्वयंभू का जन्म 783 भी कर्नाटक में हुआ। जैन परंपरा में पहले कवि एवं अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि तथा व्यास भी माने जाते हैं। त्रिभुवन ने पूरा किया रचना अपूर्ण मानी जाती है, जिसको पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना का क्षेत्र कौन सा है, यानी कौन सा है वो है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी? तो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी है भरतेश्वर, यानी प्रभावित है अपभ्रंश से हिंदी। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भरतेश्वर, बाहुबली रास। इसके रचयिता सालिभद्र सूरी 1184। 205 छंदों का खंड काव्य है सालिभद्र सूरी की। एक रचना और भी है, यानी एक तो ये रचना है ही भरतेश्वर बाहुबली, इसके अलावा बुद्धि रास करके भी है, जबकि चंदन बाला रास, नेमिनाथ, वसंत विलास आदि अपभ्रंश मुक्त रचनाएं हैं। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? तो ढोला मारूरा दोहा 11वीं सदी में रचित लोक भाषा काव्य, मूलतः दोहों में रचित। इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला मारवाड़ी, उनके बारे में ही वर्णन है। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। गोरखनाथ के गुरु का नाम मसेंद्रनाथ है। इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा और पूरा नाम पिप्पली देव है, जबकि गुप्त नाम भैरवानंद है। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। कौल ज्ञान निर्णय इनके द्वारा रचा गया था। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो अपभ्रंश का पतंजलि ने सबसे पहले। महाभाष्यकार है उसके पतंजलि, जिसे पता चलकर संस्कृत या साधु शब्द के लोकप्रिय विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कलाएं, रस प्रकार, प्रतिमान से च्युत स्खलित भ्रष्ट यही थे। सिद्धों के पहले सरहपा हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी का पूर्वार्ध जो मानते हैं। तो दामोदर पंडित। प्राकृत पेंगलम वंशीधर। प्राकृत पेंगलम टीका के रचयिता कौन है? प्राकृत पेंगलम टीका के रचयिता हैं वंशीधर। लक्ष्मीधर ने 14वीं सदी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ के संग्रह की बात की है। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, उज्जवल ये सभी कवि आते हैं। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकारा गया है? तो पुरानी हिंदी के कवि के रूप में गोरखनाथ को किया गया। बाकी शब्दी पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवय बोध, सप्तवार, रोमावली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, अभय मात्रा, जोग पंचमात्रा ये सब है। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है।
हिंदी साहित्य के आदिकाल की। तो विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। विद्यापति तिरहुत के राजा, और उनके बारे में सब पहले ही भी पढ़ लिया है। आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या है? तो आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ परमाल रासो है, इसी में है। और आलाखंड को सबसे पहले 1865 में फर्रुखाबाद में, और आलाखंड वर्षा ऋतु में यूपी के बैसवाड़ा पूर्वांचल यहाँ सब गाया जाता है। मऊहर बुझे कुसुम कुम कब कलुष छैल, सज्जन पर उर्वार मन दुज्जन नाम मैल। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? विद्यापति की है, मऊहर बुझे। इन उपयुक्त का पंक्ति विद्यापति के। विद्यापति शैव संप्रदाय, इसके प्रशंसक कई हैं। इनके अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंटहार, नव कवि शेखर खेलन, कवि दशावधान, पंचानन, कई नामों से इनको संबोधित जो है किया जाता है। आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए हिंदवी किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए। इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? तो अपभ्रंश के सबसे पहले कवि स्वयंभू थे, और जैन परंपरा का पहले कवि भी। इन्होंने अपभ्रंश भाषा में पौम चरियो, रिठेड़मी चरियो, ये सब 3 ग्रंथ इनके रचे गए हैं। और उपदेश रसायन रास के बारे में बात करें तो उपदेश रसायन रास जो है, उपदेश देना जिनदत्त सूरी। तो उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरी है। यह 12वीं सदी में रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य 80 पदों का नृत्य गीत वाला लीला काव्य है। 9 नाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देवसेन। 9 नाथों में हमने पहले भी पढ़ा, नागार्जुन है, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरख, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन, देवसेन, कृष्ण रावकाचार्य। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? देखिए ये रचना है जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? तो एक जम्मू स्वामी रास है। जम्मू स्वामी रास के रचयिता है धर्मसूरी। जम्मू स्वामी रास के रचयिता है धर्मसूरी, जबकि सालिभद्र सूरी ने पंच पांडु चरित तथा जिनदत्त ने उपदेश। विशल देवरासु का अंगिरस क्या है? श्रृंगार है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो नेमिनाथ चौपाई में। अब देखिए ये भी है कि 12 मासा जो आपको देखने को मिलता है प्रबंध वगैरह में, तो 12 मासा सबसे पहले किस कृति में दिखता है? वो नेमिनाथ चौपाई मिलता है। नेमिनाथ चौपाई जो है इसके विजय चंद्र सूरी, जबकि पौम चरियो स्वयंभू के द्वारा। श्रावकाचार्य किसकी रचना है? तो देवसेन की है। 252 में श्रावक धर्म के बारे में इसमें विवरण दिया गया है। एक थाल मोती से भरा सबके सिर औधा धरा। तो ये जो पहेली है वो पहेली जो है खुसरो की है। खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था, और उन्होंने ही ये पहेली का इस तरीके से। और इसके अलावा सरस बसंत समय भल पावल दहीन बहुत धीरे, विद्यापति तुम जिन जानो गीत व निज ब्रह्म विचार कबीर का, जो मुख देखा ते हंसा जैसी। निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? तो शास्त्रीयता लोक साहित्य की विशेषता नहीं होती। शास्त्रीयता इसमें मौखिक भी होता, परंपरा में प्रचलित रहता भी है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता। लेकिन ये बहुत ध्यान देने वाली बारीकी सी बात है कि जो शास्त्रीयता लोक साहित्य की विशेषता नहीं होती है, शास्त्रीयता होना चाहिए। स्वयंभूकृत पवन चरियो की कथा किससे संबंधित है? तो राम कथा से संबंधित है। ढोला मारूरा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय है? तो ये तो राजस्थान का है, में राजकुमार ढोला मारवाड़ी कन्या। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर जाना जाता है? कि विशेष रूप से तो जयदेव के गीत गोविंद पर विद्यापति का प्रभाव दिखता है। यह 24 प्रबंध यानी 12 सर्ग 72 श्लोक युक्त परिपूर्ण ग्रंथ है। राधा कृष्ण के मिलन, विरह, पुनर्मिलन, इन सब के बारे में है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचना में किस शैली का प्रयोग किया गया है? आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल और राजस्थानी में पिंगल। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपभ्रंश का राजा धारसेन के द्वितीय है। यहाँ पे समझना है, राजा जो धारसेन है, राजा धारसेन, तो अपभ्रंश का शब्द जो है उन्होंने अपभ्रंश का जब शब्द खोजा गया तो अपभ्रंश जो है यहाँ पे धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। चंद्रबरदाई के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, विशल देव नरपति। सिद्ध साहित्य के तहत 84 सिद्धों की वह साहित्यिक रचनाएं होती हैं। तो सिद्ध साहित्य के तहत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं आती जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी से संबंधित बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के तहत तंत्र मंत्र वामाचार ये सभी आता है। घोर अंधारे चंद्रमणि जिमी और जो कराए, ये जो है पंक्तियाँ महासुख का तत्सम रूप है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा का संभव बनाना है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित करना है।
नागर बहिरे डोंबी तोहरे कुड़िया छाए कंडपा, का तरुअर पंच बिडाल। तो का तरुअर पंट विचार लोहिबा, कड़ुआ बोल न बोलिश नारी, नरपति नाल मोरा जोबना नवलेरा भयो हो, ये खुसरो का है। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मिलान करना है कि कौन सा आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। तो दिए गए काल एवं रचना काल में पृथ्वीराज रासो आदिकाल का है, पृथ्वीराज रासो की रचनाकार चंद्रबरदाई है। सिद्ध कवि सरपा का रचना दोहा कोश है। मैथिल कोकिल के नाम से कवि किसको जाना जाता है, तो विद्यापति को जाना जाता है। अमीर खुसरो को तोती-ए-हिंद। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84 सिद्ध हैं। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है, गीत गोविंद जयदेव की है। कीर्तिलता की भाषा क्या है, कीर्तिलता की भाषा औहट है। कीर्तिलता के रचयिता भी विद्यापति हैं। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी क्या कहा जा सकता है कि किसने बनाया होगा, तो विद्यापति ने जो है, क्योंकि लास्ट के माने जाते हैं, तो विद्यापति ने आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी विद्यापति को कहा गया है। विद्यापति को मैथिली भाषा में रचनाकार मैथिल कोकिल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको हमने 345 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आदिकाल से रिलेटेड करवाया है, और इसके पहले हमने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित करीबन 150 क्वेश्चन कराए हैं। तो आप मानिए कि 500 प्रश्न आपके हो चुके हैं, और इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, जिस पे आपको बहुत फोकस करना है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। होपफुल ये वीडियो आपके लिए सेशन बहुत ही यूजफुल रहा हो। धन्यवाद।